एक तो ये कि आज गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई। तो कांग्रेस ने इसकी काफ़ी आलोचना की और अक्षय मुकुल की किताब को उद्धृत करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि काफ़ी हद तक जो सावरकर हैं और गोडसे हैं, उनके विचार को मानने वाले लोगों को पुरस्कार देने की तरह है, बजाय कि गांधी के विचार को मानने वाले को। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो एक तरह का वो बन गया है ये तो एक तरह का वो बन गया है कि जहाँ जो दक्षिणपंथी विचार के लोग हों या थोड़े से हिंदूपन के तरफ झुके हुए लोग हों, तो उनको सावरकर और गॉडसे के साथ आप जोड़ दें उसको। वो आलोचना जो कर रहे हैं, वो आलोचना उनकी ठीक है। नहीं कह रहा हूं जो वो आलोचना कर रहे हैं वो आलोचना उनकी ठीक है, लेकिन आलोचना का लहजा उचित नहीं है। स्थिति यह है कि गीता प्रेस जो है, वो गीता प्रेस जो एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद है, धार्मिक दृष्टि से उसकी नुमाइंदगी करता है। वो सनातन धर्म का जो पौराणिक रूप है, उसकी कथाओं और उनसे जुड़े हुए साहित्य का प्रकाशन करता है। ये मुझे कहीं नजर नहीं आता कि गांधी जी के विचारों से उसका क्या संबंध है। कहीं से गीता प्रेस का संबंध गांधी जी के विचारों से समझ में नहीं आ रहा है। गांधी जी के विचार क्या थे? धर्म के संबंध में गांधी जी खुद को सनातनी कहते थे, लेकिन वो साथ में जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, चाहे वो इस्लाम के अनुयायी हों, चाहे वो ईसाइयत के अनुयायी हों या किसी और धर्म के अनुयायी हों, उन सबके बारे में गांधी जी कहना यह था कि सारे धर्म मेरे लिए समान है। गांधी जी धर्मों में खुद को सनातनी मानते हुए भी धर्मों में एक तरह की समानता देखते थे, और इसीलिए वो विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन में एकता कर पाने में सफल रहे। गीता प्रेस गोरखपुर इस विचार के ऊपर नहीं चलता। गीता प्रेस गोरखपुर का फोकस हिंदू सनातनी परंपरा में है, और उस हिंदू सनातनी परंपरा में है इसकी मुख्य अभिव्यक्ति पुराणों में मिलती है। उसमें व्रत, जप, पूजा, उपवास, ये सब देवी देवता, ये सब जो पूरा मसला है, इसमें मिलती है। जो पुराण कथाएं हैं, उस प्रकार के साहित्य का वो प्रचार प्रसार करते हैं। और जो लोग इस प्रकार के साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी रुचि स्वाभाविक रूप से सावरकर में हो ही सकती है, उनकी रुचि हिंदू सिद्धांतकारों में हो सकती है। तो उनकी आलोचना करने के लिए हमें जो मुहावरा अख्तियार करना चाहिए, या वो दूसरे किस्म का मुहावरा होना चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीति का मसला है, इसलिए सब लोग कह देते हैं कि भाई सावरकर और गॉडसे के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर वो, मेरे ख्याल से बात उनकी सही है, लेकिन जिस बात में जहां फोकस वो दे रहे हैं, वो फोकस उतना उचित नहीं लगता। मुझे भी अजीब सा लगता है, भाई गांधी प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार क्यों दिया, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार क्यों दिया जाना चाहिए? उसमें एक तर्क आया है। तर्क ये है कि जब इसकी स्थापना हुई, तो वो गांधी जी के सलाह मशविरे से हुई थी, और गांधी जी ने शर्त रखी थी कि आप कोई विज्ञापन नहीं लेंगे इसको प्रकाशन करने में, और ये कहा गया कि तब से लेके गीता प्रेस ने इस परंपरा को कायम रखा है। तो इससे जुड़ा हुआ सर मेरा एक सवाल भी है। इस आधार पर तो उन्हें गांधीवादी शांति के प्रचारक के तौर पर नहीं देखा जा सकता। भाई गांधी जी ने तो बहुत से लोगों को बहुत से सुझाव दिए थे। गांधी जी ने तो केवल इस आधार पर तो उनको गांधी का अनुयायी नहीं करार दिया जा सकता। तो ये मसला जो है वो अलग तरह का मसला है, और इस तरह की बातों पर जो राजनीतिक बातचीत होती है, वो आप देख ही सकते हैं, उसमें बड़ा एक सरलीकृत नजरिया अपनाया जाता है। हम लोगों को चाहिए कि सरलीकृत नजरिया अपनाने की बजाय इन लोगों को अधिक गंभीरता से इस पूरे मसले को देखें। जी, तो एक छोटा सा प्रश्न इससे जुड़ा मेरे मन में ये आ रहा था कि आखिर जैसे बहुत सारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत सारे ऐसे संगठन थे, ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के नेतृत्व में थे, और गांधी से उनका संवाद भी चलता था, और बाद में वही सारे संगठन धीरे-धीरे करके दक्षिणपंथी माने जाने लगे और संघ के खेमे में ढकेल दिए गए, आरएसएस के खेमे में ढकेल दिए गए। तो क्या ये जो कांग्रेस की राजनीति थी, उसकी बहुत बड़ी कमी को भी दिखाता है? देखिए, गांधी जी के ज़माने में जो कांग्रेस थी, वो तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा संगठन थी कि इसके छाते के नीचे सब तरह-तरह की राजनीतिक शक्तियाँ होती थी। और जब पहली भारत में सरकार बनी, तो गांधी जी की पूरी कोशिश थी कि वो एक राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भले हो, उसके नेता भले ही जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद हों, लेकिन वो सभी की सरकार हो। इसलिए उन्होंने जो हिंदू महासभा के नेता थे, और भारतीय जनसंघ के बाद में अध्यक्ष बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी उस सरकार में गांधी जी की पहलकदमी में शामिल किया गया, डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया गया। तो वो इस तरीके से तो गांधी जी का जमाना उस वक्त तक था जब पहली सरकार के बारे में सोचा जा रहा था। धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर
जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व हावी होता चला गया। और नेहरू जी के साथ में जो वामपंथी रुझान वाले कांग्रेसी थे, और वामपंथी रुझान के ये दूसरे लोग थे जो कांग्रेस से बाहर भी थे, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए भी थे, कांग्रेस के दायरे, कांग्रेस की जो कक्षा थी, उस कक्षा में वो भ्रमण करते रहते थे। ऐसे लोग लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ते चले गए। इस पूरी प्रक्रिया में जो कांग्रेस का जो दक्षिणपंथी हिस्सा था, वो उससे छिटकता चला गया, और कभी ना कभी उसको अपना एक ध्रुव तो मिलना ही था। पहले वो इधर उधर भटकता रहा, धीरे धीरे कभी स्वतंत्र पार्टी में गया, कभी कुछ, तो धीरे धीरे करके उसे एक अपना ध्रुव प्राप्त हो गया है। जी। एक आखिरी सवाल एक फ़िल्म के बारे में है, आदिपुरुष, जो रामायण पर आधारित फ़िल्म मानी जा रही है और उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। जो संवाद लेखक हैं, वो थोड़े से दक्षिणपंथी सोच वाले खुद को प्रदर्शित करते हैं, मनोज मुंतशिर शुक्ल। तो मुझे ये लगता है कि क्या हमारे देश और समाज में एक ज़्यादा धर्म को लेकर प्रतिक्रियावाद बढ़ा है, कि थोड़ी-सी भी चीज़ों को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, या इस मूवी में कोई बहुत बड़ी समस्या है? अगर आपने नहीं देखी है, तब भी एक सामान्य से देखिए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से अखबारों में खबर आ रही है, जिस प्रकार के उसमें संवाद लिखे गए हैं, उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में तर्क ये दिया गया है कि हम आज के ज़माने को अपील करें, आज के ज़माने को पसंद आए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये तर्क भी मुझे बहुत बहुत ही थोथा किस्म का तर्क लगता है। ये तो आज के ज़माने का भी अवमूल्यन है कि आज का ज़माना इतना घटिया है जो इस तरह की भाषा पसंद करता है। आज का ज़माना इतना खराब है कि वो जो रामायण के पात्र हैं, उनके मुँह से इस तरह की भाषा सुनना पसंद करेगा। मुझे लगता है कि जब रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी, और जो बहुत लोकप्रिय सीरियल था, उसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत बनाई। महाभारत के डायलॉग किसने लिखे थे? राय मासूम रजा। महाभारत के डायलॉग राही मासूम रज़ा ने लिखे थे, और वो काफ़ी संस्कृतनिष्ठ डायलॉग थे। पिताश्री, तातश्री वगैरह इस तरह के शब्दों का, भ्राताश्री, इस प्रकार के शब्दों का उसमें इस्तेमाल होता था। लेकिन वो हुए इसी जमाने ने, वो भी आज का ही जमाना था। जमाना कोई 10-20 साल में थोड़ा बदलता है। इस जमाने ने उसको उन तमाम संवादों को स्वीकार किया, और आज भी जब महाभारत दोबारा टीवी पे दिखाया जाता है, तो लोग माँ-बाप अपने बच्चों को भी उसको दिखाते हैं। और जो महाभारत में काम करने वाले एक्टर थे, वो उनकी इतनी अच्छी छवि बनी कि बाद में भी लगातार उनको उसी प्रकार की भूमिकाएं मिलती रहीं। तो ये सब बहुत आज एक तरह का, वो जो संवाद आदिपुरुष में दिखाए गए हैं, जो मैंने अखबारों के जरिए पढ़े हैं, फिल्म तो मैंने नहीं देखी, वो मुझे काफी फूहड़ और घटिया किस्म के संवाद लगे। इसलिए उनकी जो आलोचना हो रही है, वो आलोचना संवादों के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। और अब मैंने ये भी सुना है कि वो उन संवादों को बदलना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो ये भी एक अच्छी बात है।